हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इन सभी के बारे में और विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके बारे में डिटेल से स्टडी हमने किया था। आज जो है वो हम किसी सेल का विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके लिए मानक वेस्टल सेल डिटेल से हम देखेंगे और इसके अलावा नैन्स समीकरण जो है वो भी हम इस आज के वीडियो में जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो आज जो है वो हम इन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेल का सेल विभव जो है वो ज्ञात करने के लिए कुछ समस्याएं जो है वो जो आती है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि मुख्य समस्या पहली तो क्या होती है कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें जो होने वाली अभिक्रियाएं जो है वो एक ही दिशा में होती है, दोबारा इन्हें प्रयुक्त अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सेल क्या होने चाहिए, उत्क्रमणीय होने चाहिए। इसकी पहली समस्या है। दूसरा क्या होता है कि इनके ताप गुणांक का मान जो है वो काफ़ी अधिक होता है। और तीसरी इनकी समस्या क्या है कि इन सेलों में उपस्थित जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जिस विलयन में रखा जाता है उस विलयन की सांद्रता जो है वो निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और त्यागना चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप आयनों का निर्माण और आयनों का कमी होना, ये सारी बातें चलती रहती है। इस कारण विलयन की सांद्रता में परिवर्तन आ जाता है या आता रहता है। तो ये तीन मुख्य समस्याएं हैं जो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर आती है। ठीक है, अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक सेल जो है उसको प्रयोग में लिया जाता है और वो सेल है मानक वेस्टल सेल। ओके, और ये जो समस्याएं हैं, तीनों समस्याएं इस सेल में नहीं पाई जाती हैं, यानी कि ये सेल जो है वो क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। कौन से सेल? मानक वेस्टल सेल। ताप गुणांक इनका कम होता है और इनके अंदर जो विलयन लिया जाता है उसकी सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, देखिए मानक वेस्टल सेल, ये जो मानक वेस्टल सेल होता है इसके कुछ गुण हैं। पहली बात, ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, पहली समस्या दूर हो गई। दूसरा क्या होता है, इनका ताप गुणांक का मान जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि 0.00005 जूल पर केल्विन होता है। फिर हम कहें इसके मानक सेल विभव का मान भी क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी क्या होता है, स्थिर होता है। देखिए, यह है एक प्रकार से मानक वेस्टल सेल का चित्र। अब देखिए यहाँ पर यह जो सेल है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति जो है वो किस प्रकार की है, एच आकार की है। हम देख सकते हैं एच के शेप में है। ठीक है, और इसके एक हिस्से में यहाँ पर मरकरी और मर्क्यूरिक सल्फेट यानी कि Hg और HgSO4 का विलयन जो है वो भरा हुआ है। फिर हम देख सकते हैं इसके ऊपर जो है यानी कि यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है, CdSO4.8/3H2O का ठोस पदार्थ जो है वो यहाँ भरा हुआ है। और फिर उसके ऊपर जो है वो क्या भरा हुआ है, CdSO4 का संतृप्त विलयन जो है वो यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, और इसकी दूसरी साइड वाले सिरे में नीचे कैडमियम अमलगम जो है वो भरा होता है। कैडमियम अमलगम का मतलब CdHg जो है वो यहाँ भरा होता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो है वो वापस क्या रहता है, CdSO4.8/3H2O जो है उसका विलयन जो है या यूँ कह सकते हैं वो पदार्थ जो है वो यहाँ पर भरा होता है। और फिर इसके ऊपर जो है वो CdSO4 का संतृप्त विलयन जो है वो यहाँ पर भरा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि नीचे जो है वो दो प्लेटिनम के तार हैं। ये प्लेटिनम के तार जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ये तार जो हैं वो इनसे अगला सर्किट जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यदि हम कहें कि मानक वेस्टल सेल की बनावट क्या है, एच आकृति इसकी होती है। इसके एक सिरे में HgSO4, फिर उसके ऊपर जो है CdSO4.8/3H2O और उसके ऊपर फिर CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है। और दूसरी साइड में कैडमियम अमलगम यानी कि CdHg, फिर CdSO4.8/3H2O और उसके ऊपर CdSO4 विलयन। इस तरीके से ये भरा होता है और निचली साइड में दो प्लेटिनम वायर जो है वो लगे होते हैं। ये तो हुई इसकी बनावट। ठीक है, CD अमलगम का तात्पर्य है CdHg। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब देखिए इसके बारे में, तो सबसे पहले यदि हम कहें इस सेल का 298 केल्विन पर
विद्युत वाहक बल जो है वो कितना होता है, सेल विभव या विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.0183 वोल्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद में यदि कहें इसके ताप गुणांक का मान कितना होता है, जैसा कि मैंने बताया था 0.00005 वोल्ट पर केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम है, जो इसकी एक मुख्य शर्त है। इस सेल को हम क्या कहते हैं, कैडमियम सेल भी कहते हैं। ठीक है, कैडमियम सेल भी यहाँ हम कह सकते हैं। दूसरा, इसकी जो बनावट है, कांच से बना हुआ एच आकृति का पात्र, अभी मैंने बताया था एच आकृति का पात्र, इस प्रकार से एच आकृति का पात्र। ठीक है। फिर इस पात्र के नीचे दोनों भागों में क्या होते हैं, प्लेटिनम वायर, यहाँ पर हमने कहा प्लेटिनम वायर जो है वो लगे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे इस सेल में यदि हम कहें तो दाईं नलिका के पेंदे में कैडमियम अमलगम जो है वो भरा होता है। देखिए जैसे ये सेल हुआ। ठीक है, अभी हालांकि मैंने पीछे आपको बताया, एक बार और रफली में बता देता हूँ। ये एच आकार का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दाईं नलिका के पेंदे में, तो दाईं नलिका मतलब ये, तो इसके पेंदे में भरा होता है कैडमियम अमलगम CdHg भरा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए हम कहें इसके ऊपर CdSO4.8/3H2O का ठोस लवण जो है वो भरा होता है। ये यहाँ तक CD जिंक अमलगम हो गया। अब इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर क्या भरा होता है, यहाँ पर यदि हम कहें तो यहाँ क्या भरा होता है, यह CdSO4.8/3H2O। ठीक है। फिर हम कहें इसके ऊपर CdSO4 का संतृप्त विलयन, और फिर यहाँ पर जो है वो क्या भरा होता है, CdSO4 का संतृप्त विलयन जो है वो यहाँ भरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे यानी कि दाईं साइड में क्या रहता है, कैडमियम अमलगम, फिर ऊपर CdSO4.8/3H2O का ठोस लवण, और फिर CdSO4 का संतृप्त लवण जो है वो यहाँ पर भरा होता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए अब इस सेल की बाईं नलिका मतलब ये वाली साइड, इस बाईं नलिका के अंदर पेंदे में क्या भरा होता है, Hg भरा होता है, और इसके ऊपर कैलोमल भरा होता है। ये यहाँ पर हमने देखा था Hg भरा होता है, और उसके ऊपर कैलोमल यानी कि HgSO4 भरा होता है। HgSO4 भरा होता है। ठीक है। फिर हम कहें इसके ऊपर CdSO4, फिर यहाँ पर हम यदि कहें तो और ऊपर यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर CdSO4.8/3H2O का लवण भरा होता है, और फिर अंत में यदि हम कहें तो ऊपर जो है वो CdSO4 का संतृप्त विलयन, यानी कि ये ऊपर जो है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, CdSO4 का संतृप्त विलयन जो है वो भरा रहता है। और नीचे यहाँ पर जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि प्लेटिनम के 2 तार जो है वो यहाँ निकले होते हैं, जो किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है मानक वेस्टल सेल का डायग्राम हो जाता है। संरचना ध्यान रखेंगे इसकी। उसके बाद में देखिए ये जब सेल कार्य करता है तो इस सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है, एनोड पर अभिक्रिया क्या होती है, कैडमियम जो होता है वह Cd+2 और 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैडमियम आयन बना लेता है। कैथोड की यदि हम बात करें तो कैथोड पर क्या होता है, ये जो Hg2SO4 है, Hg2SO4 कहाँ से आया, Hg प्लस कैलोमल जो है HgSO4, इन दोनों को मिलाकर हो गया Hg2SO4। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको ग्रहण करके यहाँ Hg प्लस जो होता है, Hg प्लस 2 हैं तो 2 Hg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर 2 Hg बना लेते हैं, यानी कि अपचयन हो गया, और SO4 माइनस जो है वो इस तरीके से रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण एनोड पर हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। इस तरीके से इस मानक वेस्टल सेल में अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। ठीक है, अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया यदि हम कहें तो वो क्या हो जाती है, दोनों को जोड़ देंगे, Cd और Hg2SO4, और यहाँ Cd+2 Hg और SO4। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल अभिक्रिया जो है वो भी आप याद रखेंगे एनोड और कैथोड पर, और संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तो हुई मानक वेस्टल सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की समीकरण। ठीक है,
अब जो है इसे प्रयुक्त जो है वो कैसे किया जाता है, उसके लिए देखिए विद्युत वाहक बल का मापन। अब विद्युत वाहक बल का मापन जो है वो मोस्टली विभव मापी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर विभव मापी का यूज करने के अंदर मानक वेस्टल सेल जो है उसकी सहायता से भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, सबसे पहले कहें कि विद्युत वाहक बल का मापन जो है वो पोगेन-ड्रॉप संपूरक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अब ये पोगेन-ड्रॉप संपूरक सिद्धांत जो है वो क्या होता है देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल के जो सेल विभव के बराबर का यदि हम अन्य सेल विपरीत दिशा में जोड़ दें तो परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ये होता है पोगेन-ड्रॉप संपूरक सिद्धांत, यानी कि किसी सेल के सेल विभव के बराबर का विभव यदि अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस सिद्धांत पर, यानी कि ये सिद्धांत जो है वो पोगेन-ड्रॉप सिद्धांत कहलाता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम विद्युत वाहक बल जो है उसका मापन जो है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए, अब देखिए इस स्थिति में क्या होता है कि इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर जो है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल के आधार पर हम एक तो अज्ञात का हो गया और एक जो है मानक वेस्टल सेल। तो मानक वेस्टल सेल के आधार पर हम अज्ञात का जो है वो विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हमने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम किसका है, विभव मापी का है, पोटेंशियोमीटर का। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो ए और बी है, ये ए और बी जो है वो एक तार है जो प्लेटिनम और इरिडियम धातु का बना होता है। प्लेटिनम और इरिडियम धातु इसलिए लेते हैं क्योंकि ये धातु जो है वो कठोर होती है। इसे जब हम काम में लेते हैं तो यहाँ पर कठोरता होने के कारण इसे हम जो है वो काम में लेते हैं। ठीक है, और ये जो ए बी तार है जो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना होता है, ये यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी हुई है। आप देख सकते हो 10, 20, 30, 50, 40 ये जो लिख रखे हैं, इस मीटर स्केल पर यह तार जो है वो लगाया हुआ रहता है। ठीक है, और इसके साथ में ये एक सेल जो है वो सी यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है और इसी के बराबर में यहाँ आप देखिए, ठीक है, ये सेल जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए एक सेल एक्स है, ये सेल एक्स जो है इसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। अज्ञात सेल है, इसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। और ये जो एस है ये मानक वेस्टल सेल है, इसका सेल विभव जो है वो हमें ज्ञात है। तो इसकी सहायता से हम इसका सेल विभव जो है वो ज्ञात करते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखिए, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला सेल जो है इस सेल को परिपथ से हटा देते हैं, मतलब यहाँ पर जो है वो कुंजी लगा देते हैं। तो कुंजी लगाने पर ये सेल जो है वो परिपथ से हट जाता है, तो केवल यह सेल परिपथ में रहता है। अब क्या देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है इसे सर्पी संपर्क हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सर्पी संपर्क। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम जोकी भी कहते हैं। तो अब इस जोकी को क्या करते हैं हम, ये जो प्लेटिनम इरिडियम वायर जो है इस पर धीरे 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 हम क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। और चलाते चलाते यहाँ पर जो डी दूरी आती है, ये जो डी दूरी जिसे L1 हम कह रहे हैं, ये जो डी दूरी है, इस डी दूरी पर इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है वो क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं EX जो है वो अज्ञात का सेल विभव या विद्युत वाहक बल है। यह समानुपाती होता है इस दूरी डी के। ठीक है, ये समानुपाती होता है इस दूरी डी के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेल था इस सेल को परिपथ से हटा देते हैं, मतलब यहाँ पर हम कुंजी लगा देते हैं। तो ये मानक वेस्टल सेल यहाँ पर क्या होता है, परिपथ में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस सर्पी संपर्क को वापस इस वायर पर धीरे 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 चलाते हैं और मान लिया इस डी डेस दूरी पर आते ही इसमें विक्षेप जो है वो क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस ES मानक वेस्टल का सेल विभव समानुपाती हो गया डिस्टेंस डी डेस के। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए
ई एक्स डी के समानुपाती हो गया और ई एस जो है वो समानुपाती हो गया किसके, डी डैश के। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ काम में लेते हैं। देखिए तो ई एक्स बटा ई एस बराबर हो गया डी अपॉन डी डैश। ठीक है, अब आप देख सकते हो ई एक्स अज्ञात सेल का सेल विभव हमें पता नहीं है, जो ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं हम आराम से। ई एक्स बराबर ये पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं तो ई एक्स का मान जो है वो हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से विभव मापी जो है उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसकी कार्यप्रणाली, अब जो बातें मैंने बताई यहाँ पर परिपथ चित्र में देखिए आप, ए बी जो है वो एक अनुप्रस्थ काट वाला प्लेटिनम इरिडियम वायर है, मैंने बताया था आपको। यह एक मीटर स्केल पर लगा हुआ है। ठीक है, इस तार को हम प्रयुक्त कर रहे हैं, इसके कारण क्या हैं? पहला कारण है धातु कठोर होती है। सर्पी संपर्क, अभी मैंने बताया था सर्पी संपर्क, जो तार पर हम धीरे धीरे चलाकर विक्षेप की स्थिति जो है वो ज्ञात करते हैं, वो कहलाता है सर्पी संपर्क। की रगड़ से अनुप्रस्थ काट में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात तार जो है वो घिसता नहीं है। दूसरा, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, अतः विभव संतुलन में यह सुविधाजनक रहता है। तो ये इसके मुख्य दो कारण हैं, याद रखेंगे आप। अब इसकी कार्यप्रणाली जो भी मैंने समझाई क्या होता है, देखिए माना कि हम कह रहे हैं कि अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई एक्स है। ठीक है, और जैसे जैसे हम उस पर चलाते हैं तो ए डी जो है उसकी दूरी मान ली, भाई वायर ये ए था और यहाँ ये बी था, तो यहाँ डी पर आया है तो इसको ए डी मान लिया है। ठीक है, या हम डी भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ई एक्स समानुपाती ए डी, या फिर हम डी डैश दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अब परिपथ में क्या करते हैं, अज्ञात सेल को हटा लेते हैं और मानक वेस्टल सेल को जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो अब उसको भी ए बी तार पर चलाकर शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं, तो वो मैंने बताया था डी डैश दूरी पर उसको ए डी डैश मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मानक वेस्टल सेल एस का विद्युत वाहक बल ई एस माना है हमने, और यह तार की लंबाई ए डी डैश के क्या हो गया, समानुपाती। ठीक है, तो मैंने वहाँ आपको डी डैश मानकर बताया था, तो उसे ए डी डैश भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ ई एस समानुपाती हो गया ए डी डैश। ठीक है, तो पीछे तो ई एक्स अज्ञात का था, समानुपाती था ए डी के, और यहाँ हो गया ई एस समानुपाती ए डी डैश। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दोनों सो लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो ई एक्स बराबर आ गया ए डी। ठीक है, ये ई एक्स बराबर क्या आ गया, ए डी अपॉन ए डी डैश, और गुणा क्या आ गया ई एक्स। ठीक है, ये एक्स है यहाँ पर, ये ई एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये है अज्ञात सेल का सेल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे ज्ञात करके देखा, तो समझ गए होंगे आप इसे। आगे चलते हैं। अब देखिए गैल्वेनी सेल और जो सेल होता है उसके विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन में क्या संबंध होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर उत्क्रमणीय गैल्वेनी सेल की क्रिया जो है वो जब करवाई जाती है तो उसमें किया गया कार्य यानी कि जो W होता है वह विद्युत आवेश की मात्रा यानी कि NF की क्या होता है, समानुपाती, उसकी गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो किया गया कार्य W, यह है आवेश की मात्रा NF और विद्युत वाहक बल E जो होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं W बराबर FE। ठीक है, इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए तो हम कह सकते हैं विद्युत कार्य W बराबर हो गया NFE। उसके बाद में आगे देखिए, यदि हम कहें कि गैल्वेनी सेल में स्वतः प्रक्रम होता है और इस दौरान किया गया विद्युत कार्य गिब्स ऊर्जा में
किए गए वे यानी कि कमी के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं कि यह W बराबर होता है माइनस डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी कमी को दर्शा रहा है और ये माइनस चिन्ह स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, कमी भी है और स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा है। अब देखिए, हमने कहा किया गया कार्य यहाँ गिब्स ऊर्जा में व्यय के बराबर होता है, व्यय यानी कि माइनस डेल्टा जी। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि W बराबर हो गया माइनस डेल्टा जी। ओके, अब W का मान जो है वो हम यहाँ रख सकते हैं माइनस डेल्टा जी। अभी जो समीकरण हमने लिखा था यानी कि W बराबर माइनस NFE, तो यहाँ पर इस W की जगह माइनस डेल्टा जी हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हम डेल्टा जी बराबर माइनस NFE जो है वो भी लिख सकते हैं। माइनस का चिन्ह हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, ये माइनस का चिन्ह हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ हो गया डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमने बताया यहाँ पर, तो ये जो संबंध आया है डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, यह विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और इस समीकरण को मानक परिस्थितियों में हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। मानक परिस्थितियों का मतलब है कि डेल्टा जी के ऊपर यहाँ नोट आ गया बराबर माइनस NF और यहाँ हो गया E नोट। डेल्टा जी तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को होता है, NF फैराडे आवेश की संख्या हो गई, प्रवाहित आवेश, और E नोट जो है वो हो विद्युत वाहक बल, और ये विद्युत वाहक बल कौन सा हो गया? मानक विद्युत वाहक बल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला समीकरण यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NFE नोट लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो गैल्वेनी सेल के अंदर हम कहें स्वतः प्रक्रम यदि होता है, स्वतः प्रक्रम का मतलब अपने आप, और स्वतः प्रक्रम यानी कि अपने आप यदि होता है तो डेल्टा जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक। तो हम कह सकते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस हो जाता है, और इसके लिए F का मान क्या होता है? धनात्मक। और अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव हुआ तो इसके लिए F बराबर क्या हो जाता है? ऋणात्मक यहाँ पर हो जाता है। और ऋणात्मक यदि हो गया यानी कि डेल्टा जी धनात्मक है तो अभिक्रिया अपने आप नहीं होती। डेल्टा जी बराबर नेगेटिव है तो अभिक्रिया अपने आप हो जाती है, यानी कि स्वतः प्रक्रम होती है। ध्यान रखेंगे, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी बराबर माइनस होता है, यानी कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। ओके, ऋणात्मक मान हो तभी ही अभिक्रिया अपने आप संपन्न। अब देखिए, हम जो है वो नंस समीकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, नंस समीकरण जो है वो गैल्वेनी सेल के विद्युत वाहक बल जो है उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए, नंस समीकरण के अंदर डेल्टा जी और जी नोट के मध्य जो ऊष्मागतिकीय संबंध होता है उस आधार पर हम जो है वो इसे ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसका संबंध जो है वो क्या है? देखिए, डेल्टा जी बराबर है डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण है वो इस तरीके से यहाँ हम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log K। ठीक है, डेल्टा जी यहाँ गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, और जो R है वह गैस स्थिरांक है, T परम ताप है, और K जो है वो समय स्थिरांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। ठीक है, ये डेल्टा जी का मान हमने पीछे निकाला था अभी, तो यहाँ हम रखते हैं माइनस NFE बराबर हो गया माइनस NFE नोट। ठीक है, और प्लस 2.303 RT log K, ये मान हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस समीकरण में दोनों तरफ जो है वो हम NF का भाग देते हैं, तो यहाँ बटा NF कर दिया मैंने, NF का भाग दिया,
और यहाँ भी बटा NF कर दिया मैंने, NF का भाग दिया और यहाँ पर भी NF का भाग दिया। ठीक है, ये माइनस NF माइनस NF का भाग दिया। तो माइनस NF का भाग दिया तो ये माइनस NF कट गया, ये माइनस NF कट गया और यहाँ पर ये माइनस रह गया। तो इसका आंसर जो है वो क्या आया, E बराबर हो गया E0 -2.303 RT log के जो है ये मान यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ ये मान जो प्राप्त किया वो इस तरीके से। ठीक है, ये E बराबर E0 -2.303 RT log के। ठीक है, अब एक गैल्वेनिक सेल की सामान्य अभिक्रिया जो है वो हम यहाँ लिखते हैं। ये देखिए AA BB और CC और CD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखते हैं। तो ये है उत्पाद के मोल है और ये क्या है, अभिकारक के मोल। और साम्य स्थिरांक बराबर क्या होता है, उत्पाद के मोल बटा अभिकारक के मोल। तो ये उत्पाद के मोल और ये हो गए अभिकारक के मोल। ठीक है, तो अब जो उपरोक्त समीकरण है उस उपरोक्त समीकरण में ये मान जो है वो हम यहाँ रख देते हैं। देखिए log k की जगह हमने ये वाला मान यहाँ रख दिया, यानी कि k की जगह ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अब इस समीकरण के अंदर देखिए r गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314। ठीक है, F फेराडे आवेश है जिसका मान होता है 500 कूलम प्रति मोल और T जो है वो परम ताप है जिसका मान 298 केल्विन और N जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, ये जो N इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये समीकरण के आधार पर लिखी जाती है। सारे मान हमने यहाँ पुटअप कर दिए, ये R का मान, ये T का मान और ये F का मान। और जब इन मानों को सोल्व करते हैं तो अपने पास ये समीकरण जो है वो प्राप्त होती है। ये जो समीकरण है E बराबर E0 -0.059 अपॉन N log CDAB। तो ये जो समीकरण 4 हमने बनाया है यही समीकरण नन्स समीकरण जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, यह है समीकरण हमने प्राप्त की, इनमें R T F के मान हमने रखे, ये उपरोक्त मान, और रख कर जब हमने इसे सोल्व किया तो ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ। यही समीकरण नन्स समीकरण कहलाता है। ठीक है, इस समीकरण को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। CD उत्पाद, AB अभिकारक हैं, ध्यान रखेंगे इनकी सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता। ठीक है, ऊपर उत्पादों की सांद्रता है, नीचे अभिकारकों की सांद्रता। N इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ग्रहण या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, उसके बाद में आगे गैल्वेनिक सेल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता इकाई हो तो, देखिए इकाई हो तो का मतलब मानक, अभी ये जो हमने नन्स समीकरण निकाला 0.0591 अपॉन N हो गया। ठीक है, और log ये यहाँ C, ये D, ये A और ये B। ठीक है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ और ये D हुआ। इसको भी इकाई मान लिया, इसको भी इकाई मान लिया। तो यहाँ मान हुआ अपना E बराबर E0 -0.0591 अपॉन N और ये हो गया log 1। ये इकाई हो गया पूरा का पूरा मान, और log 1 बराबर होता है 0। तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं E बराबर हो गया E0। तो यदि हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता इकाई हो तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह मानक विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। तो देखिए इसे ई सेल बराबर हमने क्या रख दिया, E0 सेल। ओके, तो यही बात हम कह सकते हैं, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता इकाई हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ही मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब देखिए नन्स समीकरण का उपयोग। नन्स समीकरण के लिए उपयोग हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल की समीकरण हमने ली है Zn+2 Cu+2, ये हमने नन्स समीकरण की। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल की एक हमने समीकरण ली है जिसमें गैल्वेनिक सेल का सेल आरेख हमने लिखा है। अब इसकी समीकरण यदि हम लिखें
तो ये समीकरण यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण में हम यदि कहें कि k बराबर क्या होगा, तो k बराबर क्या होगा, Zn+2 ऊपर आ जाएगा, Cu भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये उत्पाद है, और ये जो मान है ये अभिकारक हैं, तो Zn और Cu+2 ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये k का मान हो गया। अब जो गैल्वेनी सेल वाली जो समीकरण अपने पास है, इसके लिए k का मान हमने ये बनाया। अब नन्स समीकरण जो है उसमें ये मान जो है हम पुटअप करते हैं। उससे पहले देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो CD है, ये CD जो है वो तो हो गया ये Zn प्लस और Cu, और ये जो AB है उसकी जगह आ गया Zn और Cu+2। ठीक है, और ये जो n है, इस n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ +2 है, इसने +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए Cu ने, ठीक है, और इसने +2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो r की जगह ये मान रखा हमने। ठीक है, ये मान जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया, n की जगह 2 रख दिया, और CD की जगह ये, और Zn Cu+2 की जगह ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये मान यहाँ रखे। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करते हैं तो ये मान यहाँ हमको प्राप्त हो जाता है। 2 का भाग दिया तो ये वाली राशि आ जाती है, Zn+2 और Cu+2। ठीक है, यहाँ Cu और Zn जो है वो क्या है, ठोस हैं। ठीक है, ठोस हैं, इसलिए इनकी सांद्रता कितनी मान ली जाती है, इकाई 1 मान ली जाती है। 1 मानने के कारण Cu और Zn को यहाँ से इकाई मानकर यहाँ से हटा दिया जाता है। पीछे बचते Cu Zn+2 और नीचे बच गया Cu+2। तो इस तरीके से ये वाली गैल्वेनी सेल के लिए सेल विभव जो है वो हम नन समीकरण के लिए लिख सकते हैं, और ये है सामान्य सेलों के लिए अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेल है उसके अंदर ग्रहण किए गए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ऊपर एनोड की सांद्रता, नीचे कैथोड की सांद्रता, ये मान यहाँ रखते हैं, तो यह E का मान हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वह आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो E की वैल्यू है यह इस कैथोड और एनोड के आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है कि कैथोड पर क्या आयन है और एनोड पर क्या आयन है, उनकी सांद्रता पर डिपेंड यहाँ पर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। तो इसे आप जो है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये गैल्वेनी सेल का एक अनुप्रयोग है जो हमने यहाँ आपको बताया कि सेल का विभव जो है वो इस तरीके से हम नन समीकरण का अनुप्रयोग जो है वो हमने यहाँ बताया। इसके द्वारा हम यहाँ जो है वो विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस आज के वीडियो में हमने नन्स समीकरण, इसके अनुप्रयोग देखें, मानक वेस्टल सेल और उसकी कार्यप्रणाली देखी। आशा करते हैं आपने इन्हें अच्छी तरीके से समझा होगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू।